हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हेडराइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इस हेडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आज इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 9 में आपका आज का लेसन है क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। तो इससे संबंधित आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टॉपिक में बात किया गया है वो है चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी मार्ग में, जो आज केरल का हिस्सा है, वो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। और इसमें आगे हम बात करें दोस्तों आपसे, तो है मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। और इस भाषा एवं लिपि का प्रयोग शासकों ने अपने अभिलेखों में किया और सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का उदाहरण मिलता है। और आगे बात किया गया दोस्तों वो है कि केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि मलयालम की पहली संस्कृतिक कृति 12वीं शताब्दी में संस्कृत की ऋणी है। और 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। मणि प्रवालम क्या था दोस्तों? तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा होता था। यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। आगे और हम आपसे बात करें इसमें, वो है दोस्तों आपका, तो आगे जो टॉपिक है दोस्तों इसमें वो है जगन्नाथी संप्रदाय, जो कि पूरी आपका उड़ीसा में पड़ता है। इनके बारे में जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है कि जगन्नाथी संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यवाची है। और जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई जाती हैं। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। और आगे थोड़े से चले दोस्तों हम, तो इसमें बात किया गया है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है दोस्तों? तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। और राजपूतों की कहानी काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है, जो चरण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। आगे जो है दोस्तों वो है कथक नृत्य। इनके बारे में बताया गया है कि दोस्तों कथक का शब्द कथा से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। आगे और हम बात करें आपसे दोस्तों, तो वो है आपका कि कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनने की एक जाति थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक में राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें दोस्तों रासलीला कहा जाता था। आगे और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है कि मुगल बादशाहों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। आगे चलकर कथक दो घरानों में, जैसे कि राजस्थान, जो कि जयपुर में है, राज दरबार में लखनऊ में फला फूला। ठीक है। आगे और बात किया गया दोस्तों वो है अवध में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। और आगे बात किया गया है दोस्तों 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में फैला। आगे बात किया गया दोस्तों वो है आपका
19वीं से 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा नापसंद किया गया और गणिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा कथक नृत्य को। ठीक है दोस्तों, आगे और हम आपसे बात करें तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मिल गए। नोट है आगे कि नृत्य रूप जिन्हें उस समय शास्त्रीय माना जाता था। कौन कौन से नृत्य थे दोस्तों? तो आपके 6 नृत्य थे। पहला था कथक, जो कि उत्तर भारत में है के लोगों द्वारा किया जाता है। कथकली केरल का है नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी जो कि उड़ीसा का नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। और यह मणिपुरी जो कि मणिपुर का ये नृत्य है। तो ये 6 नृत्य हैं, ठीक है, जिनके बारे में जिक्र किया गया था दोस्तों। आगे और थोड़े से हम चले आपसे, तो वो बात किया गया है लघु चित्रों की परंपरा। तो दोस्तों प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। सर्वाधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों को सचित्रित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आगे बात किया गया है दोस्तों, वो है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान किया था और पांडुलिपि में दरबार में लड़ाई तथा शिकारी का दृश्य और सामाजिक जीवन के पहलू को चित्रित किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे और हम आपसे बात करें। आगे बात किया गया दोस्तों कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय में चित्रण बराबर जारी रहा और 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में हिमालय के तलहटी में साहसपूर्ण तथा भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। और सबसे लोकप्रिय पुस्तक दोस्तों चित्रित की गई हैं वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। आगे थोड़े से और हम चले और बात करें आपसे दोस्तों, तो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली के विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कगड़ा शैली विकसित हुआ। आगे बात किया गया दोस्तों, वो है बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, यानी बंगाल का जो है भाषा विकास का क्या उपयोग रहा दोस्तों? तो बंगाली संस्कृत भाषा से निकलकर बांग्ला भाषा है और बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला संस्कृत श्रेणी और दूसरी थी दोस्तों उससे स्वतंत्र थी। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। और दूसरी हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है आपका नाथ साहित्य, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है पीर और मंदिर। तो दोस्तों पीर जो है फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। और पीर श्रेणी के संत या सूफी और अन्य धार्मिक साहसी उपनिवेशी देवतीय प्राप्ति सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इसमें शामिल हैं। आगे और बात करें हम आपसे दोस्तों, तो वो है कि पीरों की पूजा पद्धतियाँ लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है बंगाल में मंदिरों का निर्माण। तो दोस्तों 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। और बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। और दोस्तों इन मंदिरों की आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह और दोचाला जो 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। आगे बात किया गया दोस्तों वो है आपका
कि मंदिर आमतौर पर वर्गाकार चौतरे पर बनाए जाते थे और इनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं थी, लेकिन अनेक मंदिर को बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। आगे और बात करें हम आप दोस्तों तो है कि पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की गई है। तो दोस्तों इस तरह आपका अध्याय 9 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस हैंड राइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या आप जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ हमारे कंटेंट को शेयर करें ताकि उनको भी फिर प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।